आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चलो पढ़े चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। आइए चलते हैं आगे, पढ़ते हैं चैप्टर को और समझने की कोशिश करते हैं। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट हैं यानी कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखकर आरंभ कर दिया देखना। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछने वाला चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न डस्टर यानी आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यानी सभी के जो मटेरियल हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी अन्य वस्त्र के ही बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? आइए देखते हैं। यानी इसमें कह रहा है कि आप लोग भी अपने घरों में जो कपड़े हैं उनको छू कर पता लगाइए कि उसमें से कौन से सूती हैं, कौन से ऊनी हैं और कौन से रेशमी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वस्त्रों में विविधता। यानी आपने पास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े में प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। यानी उनमें से आप छांटिए कि कौन सा सूती है, कौन सा रेशमी और कौन सा संश्लिष्ट में आता है और उनका एक लेबल बनाकर आप उसे लगाइए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब ये इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? क्रियाकलाप 2 में देखिए क्या है। सूती कपड़ों का वही टुकड़ा चुनिए जिन पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई सुई में ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक एक तागा धीरे धीरे बाहर निकालिए। यानी जो आपने लेबल लगाया हुआ कपड़ा रखा था उसमें से एक एक धागा निकालना है। अब हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। यानी बहुत सारे धागों को मिलाकर एक वस्त्र बना है। सुई में तागों को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का नेक्स्ट टॉपिक है तंतु। यानी तंतु बनते कैसे हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे में टुकड़े को मेज पर रखिए। इन तागे के टुकड़े के एक सिरे से अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुसार दर्शाए, मतलब जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है, उनके नाखून से खींचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? सुई में तागे को पिरोने का डालने का प्रयास समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई के नोक में गुजरना कठिन हो जाता है। यानी वो जो तागा भी बना है वो भी कई सारी लड़ियों से मिलकर बना है। तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। यानी उन्हीं को हम लोग तंतु कहते हैं। यानी तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें ही हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी उन्हें तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं में से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होते हैं। यानी जो रुई होते हैं या जूट होता है, जूट यानी जिससे हम लोग बोरा देखे होंगे आप लोग बना हुआ, या झोला देखे होंगे,
तो वो जूट यानी पटसन वो सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से यानी पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होती हैं, यानी जो ऊन वाला जो हम लोग ठंडियों में पहनते हैं ऊन और रेशम वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है अथवा बकरी की कृत्रिक ऊन से उनसे प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमें जो हमारे जो कपड़े होते हैं वो उनका जो रेशम और ऊन होता है वो हमें खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। यानी जो रेशमी तंतु होता है वो रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। यानी एक प्रकार का यह कीट है जिसका नाम कोकून है, उसी से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से इसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से जंतु का निर्माण किया जाता है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। संश्लिष्ट तंतु यानी वे जिन्हें हम पादप और जंतुओं से नहीं प्राप्त करते हैं उन्हें ही संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जिनका हम लोग रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु से नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक है, संश्लिष्ट तंतुओं से कुछ ये सभी उदाहरण हैं। अब आइए आगे चलते हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तु को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहती हैं कि ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बना है। आइए आगे चलते हैं। कुछ पादप तंतु अब जानते हैं, यानी तंतुओं में जो हमारी पादप यानी पौधों से पाई जाने वाली तंतुएं होती हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या आप उपयोग में लाते हैं? यानी इसमें कह रहा है कि आप जब कोई दिया जलाते हैं तो उनकी दिया में जो आप उनकी बत्तियां बनाते हैं वो आप कैसे बनाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। क्या आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है वो? कपास तंतुओं से। रुई कहाँ से आती हैं? इसे खेत में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। यानी कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मृदा काली अथवा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश की कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्व परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास तंतुओं के ढके बिनौले यानी कपास बीजों को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस कपास खेत के परिफुल्लों यानी रोवों से इसका श्वेत हो जाता है, जैसे हिम ने ढक लिया हो। यानी जो उसका पौधा होता है कपास का वो उसकी खेती जैसे आपको इसमें देखिए दिखाया गया है कि जब वो उसका बीज वो फूल या बीज होता है वो खिल जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे पूरे खेत में बर्फ से ढका हो, हिम ने ढक लिया हो। अब आइए देखते हैं आगे। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा किया जाता है। यानी इनके बालों यानी जो ये गुच्छे गुच्छे उगे रहते हैं उनका जो चयन होता है वो हाथों द्वारा होता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यानी इनके जो हमें जो ये रुइयाँ मिलती हैं कपास से उनमें जो बीज रहती है तो उन बीजों को हम लोग कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। कपास ओटना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। यानी पहले के ज़माने में कपास कैसे ओटी जाती थी? हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा क्योंकि अब बहुत सारी आधुनिकरण हो गई हैं, मशीनें आ गई हैं। अब आइए जानते हैं जूट यानी पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यानी यह पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। किससे? पादप के तनों से। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। यानी जूट की खेती कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम में उगाया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए कि पटसन तंतु में पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है सबसे पहले। अब भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है।
भारत में पटसन प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में उगाए जाते हैं। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, मतलब जब उसमें पुष्प लग जाते हैं तब उसमें उसको काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में, यानी उसको बनाते कैसे हैं, जब हम लोग वो उसमें पुष्प आने लगते हैं तब उसके तनों को काटते हैं, और तनों को काटने के बाद उसको कई दिनों तक हम लोग इसमें जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसे करने पर तने गल जाते हैं और इसमें पटसन की तंतुएं हाथों द्वारा पृथक की जाती हैं, यानी बाद में फिर इनको हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उसे पटसन तंतु से हाथों से पृथक करते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तन किया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं आगे। ये पटसन का पौधा है जैसा आप देख रहे हैं। अब आते हैं सुई तागे की कताई, यानी सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे के तर्जनी से कुछ रुइयों को चुटकी भरिए और धीरे धीरे उसे बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐरते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकें? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, यानी जब हम लोग रेशों से तागा बनाते हैं तो उसे को हुई कताई कहते हैं। इन प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐरते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, यानी हस्त तकुआ होता है, सरल युक्ति है जिसको हम लोग तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग की जाने वाली अन्य युक्ति चरखा भी है। जैसा आप लोग जानते होंगे गांधी जी के बारे में दोस्तों, वो तो भी बनाते थे ना कपास से, आइए वो भी चरखे के द्वारा बनाते थे। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन के मीलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी उनका मानना था कि हम लोग अपने ही देश में उगाए जाने वाले कपास से बने या खादी से बने वस्त्रों को पहने और खुद से अपने से बना के पहने, और ब्रिटेन से जो आए मीलों के कपड़े हैं, यानी जो मीलों द्वारा बनाए जाते हैं, उनका हम लोग बहिष्कार करें। खादी के प्रचलन की बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। इसमें दिया गया है ना कि भारत सरकार ने 1956 में एक क्या किया, संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जहाँ कपड़े वपड़े बनते हैं वहाँ पे तागों की कताई मशीनों द्वारा की जाती है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तागों से वस्त्र, अब तागों से वस्त्र कैसे बनते हैं? हमने तागे बनाने तो सीख गए, लेकिन अब आइए तागों से वस्त्र बनाना सीखें। अब देखिए, तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बंधाई है। यानी हम लोग तागों से दो प्रकार से हम लोग वस्त्र बना सकते हैं। पहला है बुनाई तथा दूसरा है बंधाई। अब बुनाई क्या होता है? बुनाई आपने क्रियाकलाप 2 में ध्यान से देखा होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है मिलकर बनते हैं। तागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। फिर रंगों की दो कागजों को शीट लीजिए, दोनों से 3 सेंटीमीटर, यानी इन्होंने ये प्रक्रिया यानी क्रियाकलाप करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो देखिए उसमें बताया है कि पेपर लीजिए, उसको 30-30 सेंटीमीटर से काटिए, आधा मोड़िए, एक शीट पे देखिए अनुसार खींचिए तथा दूसरे शीट पर खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इसे फैला लीजिए। एक सीट की पट्टी को एक एक करके दूसरी सीटों के काटिए, जैसे दिखाया गया है। देखिए ऐसा करके बहुत ही सरल तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखिए अब जैसा इसमें दिखाया दे रहा है, इन पट्टियों को बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। इस ढंग से तागों को दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्र की बुनाई करघों पर की जाती है,
यानी किस पे की जाती है वस्त्र की बुनाई? करघों पर। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत चलित होते हैं। यानी जो करघे होते हैं या तो वो हाथों के द्वारा चलाए जाते हैं या तो फिर वो विद्युत यानी लाइटों के द्वारा चलाए जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में कितनी एंगल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है? क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी धागे से खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों की भी की जाती है, मशीनों से भी। दोनों प्रकार की बुनाइयों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि वस्तुओं को बनाने में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पहेली क्या कह रही है। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? क्या तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों को उपयोग में होता है? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्ण प्रमाणों से ऐसा प्रतीत है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि यानी पहले के जो हमारे प्राचीन काल के लोग थे, वे लोग कैसा कपड़ा पहनते थे? वो लोग वस्त्रों के द्वारा बनाए हुए, उनके छालों के द्वारा बनाए हुए कपड़ों को पहनते थे और जानवरों के चर्म को से ढकते थे अपने शरीरों को। अब आगे देखते हैं। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां तथा घास से बुनकर चटाइयां तथा डलियां बनाना सीख लिया था। मतलब उन्होंने कुछ समय बाद जब कृषि शुरू हुई तब उन्होंने टोकरी, डलिया, ये सभी चीजें चटाई वटाई बनाना सीख लिया। लताओं जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। यानी जो भारतवासी जो रुई उगती थी वो गंगा नदी के निकट में उगती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। यानी जो फ्लैक्स है वो एक पादप है, यानी पौधों से निर्मित है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होती है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। मतलब बहुत पहले के उसमें नील नदी के किनारे, जो कि हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, वो नील नदी है। तो वो जो है उसी के नदी के निकट फ्लैक्स की कृषि होती थी, रुई तथा फ्लैक्स की। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय जैसे आप ही लोग सोचिए, उस समय मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था तो उन लोगों को सिलाई करना तो नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, मतलब सिर्फ ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों को सिलाई करके पहनने और कपड़े तैयार किए। यानी फिर जब सुई का आविष्कार हुआ उसके बाद उन्होंने कपड़े सिलने भी शुरू किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों से बहुत सी विभिन्नताएं आई। यानी उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। पहले मतलब थोड़ा एकदम सिंपल, फिर थोड़ा और मतलब कई तरीके के कपड़े आने लगे। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी ये ऐसे, जैसे कि आपने अपनी मम्मी की साड़ी देखी होगी, उसमें कोई सिलाई उलाई होती है? नहीं होती है ना। पापा की धोती देखी होंगी, लुंगियों को देखा होगा, जो पगड़ी पहनते हैं उनको देखा होगा, उसमें कोई सिलाई होती है? नहीं होती है, वो सिर्फ सीधे बुनाई करके ही आती है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, यानी हम लोग जैसे सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि सभी के लंच बॉक्स में अलग अलग तरीके का खाना था ना दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग ये भी देखते हैं विविधता भोजन के साथ साथ हमारे पहनावे में भी होता है। ठीक उसी प्रकार हम जो वस्त्र पहनने की वस्तुएं भी होती हैं उसमें भी अधिक प्रकार की विभिन्नताएं यानी विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखिए हम लोग कपास से रुई से धागे तक कैसे जाते हैं। जो कपास का गोलक होता है यानी जिसमें कपास उगता है उसको हम लोग हाथों से या मशीनों द्वारा ओटते हैं। ओटने के बाद उसमें से रेशे निकालते हैं, फिर उन रेशे की कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद हमें धागा प्राप्त होता है। उन धागों से हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं ना, एक बुनाई एक बंधाई, और उसके बाद हम लोग वस्त्र पा जाते हैं। इसी के साथ
आइए देखते हैं प्रमुख शब्द क्या क्या है। रुई, जैसे हमने देखा रुई हमें कैसे प्राप्त हुई, कपास से भी प्राप्त होती है। वस्त्र यानी हम लोग अपना जो कपड़ा पहनते हैं वो कैसे बन के आता है, मतलब किस तरीके के मटेरियल से बन के आ रहा है। तंतु, कताई, बुनाई, तागा। आइए सारांश भी थोड़ा देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, यानी वस्त्र सामग्री और वस्त्र यानी कुछ कपड़े कॉटन के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। और वस्त्रों में विविधता होती है, कोई फ्रॉक पहना है, कोई साड़ी पहनी है, कोई कुछ पहना है। जैसे वस्त्र तागों से बनते हैं, यानी जो हमारे वस्त्र होते हैं वो किससे बनते हैं, तागों से। तागों तक तागे किससे बने होते हैं, तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लिष्ट होते हैं। रेशम तंतु और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से पाए जाते हैं और तंतुओं से धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है, यानी हम लोग धागों की बुनाई दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रकार थी, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, धागों की बुनाई और बंधाई करके वस्त्र को बना सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोगों का थर्ड चैप्टर भी एनसीईआरटी का ख़त्म होता है। अगर आप सभी को ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिएगा। और अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।